नमस्कार, महाकाल टुडे में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रंजना राय और चलिए नजर डालते हैं शहर की गतिविधियों पर। देश भर में 3 दिन के लिए रेलवे रनिंग स्टाफ ने भूख हड़ताल शुरू की है, जिसका असर उज्जैन में भी देखने को मिला है। दरअसल सदस्यों का कहना है कि यदि हमारी मांगें नहीं मानी गई तो रेल रोको आंदोलन के साथ धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा। देश भर में रेलवे रनिंग स्टाफ के करीब 1.5 लाख सदस्य अपनी अलग अलग मांगों को लेकर 3 दिन के लिए स्टेशनों पर भूख हड़ताल कर धरने पर बैठे हैं, जिसका असर रतलाम रेल मंडल के उज्जैन स्टेशन पर भी देखने को मिला है। उज्जैन स्टेशन पर धरना देने बैठे सदस्यों ने हाथ में तख्ती लिए एनपीएस का विरोध किया, श्रमिक विरोध कानून का विरोध किया। यहाँ एलआरएस जिंदाबाद जैसे स्लोगन हाथ में लेकर नारेबाजी करते स्टाफ के सदस्य नजर आए। सदस्यों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो हम सभी पटरी पर धरना देंगे और ट्रेन रोको प्रदर्शन करेंगे। रनिंग स्टाफ के सदस्य ने अधिक जानकारी देते हुए बताया कि ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन, जो भारतीय रेलवे में रनिंग स्टाफ का एक संगठन है, जिसने अपनी कई मांगों को लेकर स्टेशन पर धरना प्रदर्शन किया है। मांग में नाइट ड्यूटी अलाउंस, ग्रेड पे, असिस्टेंट लोको पायलट का रिस्क भत्ता शुरू किया जाए, एनपीएस को बंद कर पुरानी पेंशन योजना शुरू की जाए, ओवरवर्क चार्ज नहीं दिया जा रहा एवं अन्य कई मांग हैं, जिसको लेकर 3 दिन की भूख हड़ताल हम देश के 1.5 लाख से अधिक रनिंग स्टाफ के सदस्य कर रहे हैं। यदि हमारी मांग नहीं मानी जाती है तो आने वाले समय में पटरी पर धरना देंगे और ट्रेन रोकेंगे। ये ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन, जो पूरे भारतीय रेलवे में रनिंग स्टाफ का संगठन है, उन्होंने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पूरे देश में, आज पूरे देश की विभिन्न लॉबी, पूरे जोन में और डीआरएम ऑफिस में ये धरना प्रदर्शन रखा है। इसमें हमारी बहुत सी मुख्य मांगें हैं, जैसे अभी 43,600 से ऊपर नाइट ड्यूटी बंद कर दी है। 43,600 से ऊपर नाइट ड्यूटी को चालू किया जाए। लोको पायलट को ग्रेड पे 4200 रखा है, शुरू से लेकर आखिरी तक, मतलब सीनियर सेंटर से लेकर राजधानी ड्राइवर तक सबका ग्रेड पे 4200 है। हमारी मांग है कि विभिन्न लोको पायलट, पैसेंजर, गुड्स, पेल एक्सप्रेस ड्राइवर सभी का ग्रेड पे अलग अलग हो। असिस्टेंट लोको पायलट, एक ही इंजन पर ड्राइवर भी रहता है, असिस्टेंट लोको पायलट भी रहता है, परंतु लोको पायलट को रिस्क भत्ता दिया जाता है, असिस्टेंट लोको पायलट को रिस्क भत्ता नहीं दिया जाता। तो हमारी मांग है कि असिस्टेंट लोको पायलट को भी रिस्क भत्ता दिया जाए। और साथ में ये एनपीएस, मुख्य मुद्दा जो हमारा एनपीएस 2004 के बाद सरकार ने ओपीएस को बंद करके एनपीएस चालू की है। हमारी मांग है कि एनपीएस को बंद कर पुनः पुरानी पेंशन योजना को चालू किया जाए। और रनिंग, अभी ये क्रैक गाड़ी को संचालन किया जा रहा है, और आवर्स ड्यूटी कराई जा रही है और रेस्ट नहीं दिया जा रहा है। इन्हीं बहुत सारी मांगें हैं, उन्हीं को लेकर ये पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। पंचायत चुनाव की आचार संहिता का असर अब दिखने लगा है। कलेक्टर ने निर्वाचन के जिले के अधिकारी और नोडल अधिकारी को नियुक्त कर दिया है, साथ ही हत्यारों को निलंबित भी कर दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत चुनाव की घोषणा करते ही आचार्य संहिता लागू कर दी गई है। उज्जैन जिले में आचार्य संहिता लागू होने के विषय में जिला कलेक्टर आशीष सिंह ने मंगलवार को जानकारी देते हुए बताया कि चुनाव प्रक्रिया के लिए जिले में एआरओ और नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिए गए हैं। सभी का कार्य विभाजन भी कर दिया गया है। इसके साथ ही जिले के सभी अधिकारी और कर्मचारी की छुट्टी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। केवल विशेष परिस्थिति में ही अवकाश दिया जाएगा। कानून व्यवस्था पालन के लिए भी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्र के सभी शस्त्र लाइसेंस स्थगित कर लिए गए हैं। वहीं मध्य प्रदेश संपत्ति निरूपण अधिनियम को लागू कर दिया गया है। ये पंचायत चुनाव के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जिस दिन से घोषणा करी गई है, उस दिन से आचार संहिता लागू हो गई है और उस आचार संहिता का पालन करते हुए चाहे संपत्ति विरूपण अधिनियम हो या जो दूसरे नियम हैं वो लागू हो गए हैं। सभी जगहों पर जो एआरओ हैं और एडिशनल नोडल ऑफिसर्स हैं, उनकी हमारे द्वारा नियुक्ति भी कर दी गई है, जिनके द्वारा चुनाव का कार्य संपादित किया जाना है। इसके अलावा चूँकि इलेक्शन में लगभग पूरा प्रशासनिक अमला जो है हमारा वो कार्य करता है, इसीलिए छुट्टियों को भी प्रतिबंधित करते हुए बहुत विशेष परिस्थितियों में ही अलाउ करने के लिए हम लोगों ने रखा है। और कानून व्यवस्था की दृष्टि से जो विभिन्न निर्देश हैं, चाहे मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति हो या फिर पुलिस अधिकारियों को निर्देश हो, वो प्रदान कर दिए गए हैं। और साथ साथ जो शस्त्र लाइसेंस है ग्रामीण क्षेत्रों के, उनको भी फिलहाल जो है वो स्थगित कर दिया। सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर पूर्व सैनिक और परिजनों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर प्रशासनिक अधिकारियों को फ्लैग लगाए और साथ में झंडा दिवस की शुभकामनाएं भी दी।
सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर मंगलवार को शहर भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी के तहत पूर्व सैनिक और शहीद सैनिकों के परिवारों ने मंगलवार को कोठी पैलेस स्थित कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर सहित सभी प्रशासनिक अधिकारियों को फ्लैग लगाए और दान राशि एकत्रित की। यहां आपको बता दें कि वर्ष 1949 में 7 दिसंबर को झंडा दिवस की शुरुआत की गई थी। दरअसल झंडा दिवस पर राशि एकत्रित कर शहीद के परिवारों एवं पूर्व सैनिकों के लिए चल रही कल्याणकारी योजनाओं में लगाई जाती है। यह राशि शहीद और पूर्व सैनिकों के बच्चों की शिक्षा के लिए भी एकत्रित की जा रही है। यहाँ बता दें कि यह झंडा दिवस पूरे देश में एक साथ मनाया जाता है। एवरीबडी, जैसा कि आप जानते हैं आज 7 दिसंबर है और 7 दिसंबर को आर्म फोर्सेस फ्लैग डे मनाया जाता है। ये आर्म फोर्सेस फ्लैग डे जो है 1949 से, जब हमारे प्रधानमंत्री उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, उस समय कैबिनेट मीटिंग में तय हुआ था। और ये जो फ्लैग डे है, ये जो देश के शहीद हैं, उनके परिवार हैं, उनके कल्याणकारी योजनाओं के लिए चलाया जाता है। और ये पूरा जो संपूर्ण भारत में ये फ्लैग डे मनाया जाता है। और हम इसके लिए दान राशि, जो जनमानस है, जो देश के जो नागरिक हैं, उनसे हम ये दान राशि मांगते हैं। और ये दान राशि जो है हम हमारे जो एक्स सर्विसमैन के कल्याणकारी योजनाओं के लिए, जैसे उनके बच्चों के एजुकेशन के लिए, किसी एक्स सर्विसमैन की डेथ हो जाती है तो उसके परिवार को डिमाइस ग्रांट देने के लिए, एजुकेशन के लिए, सभी योजनाओं के लिए हम ये करते हैं। और आज हम यहाँ पे आए हैं कलेक्टर ऑफिस में। कलेक्टर साहिबान को और जो दूसरे साहिबान हैं उनको ये फ्लैग डे का लेबल्स लगा के हम उनको हमारी सद्भावना और हमारा शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि उन्होंने हमारे लिए, हमारे सैनिकों के लिए जो सहायता की है। महाकाल मंदिर में नियमित श्रद्धालुओं के लिए गर्भगृह में जल चढ़ाने की अनुमति मिलने के बाद उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कोरोना काल में लगभग 2 साल बाद महाकाल मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश मिलने पर श्रद्धालुओं ने खुशी के कारण मंदिर प्रांगण में भजन भी गाए। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में लगभग 2 साल बाद गर्भगृह में प्रवेश शुरू कर दिया गया है। यहां मंगलवार को नियमित श्रद्धालुओं को भी प्रवेश दिया गया। प्रवेश मिलने और शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद नियमित श्रद्धालुओं के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। यहां इन श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल के दर्शन करने के बाद जल चढ़ाकर राजाधिराज बाबा महाकाल से कामना की कि कोरोना पूरी तरह से समाप्त हो और सभी श्रद्धालु नियमित गर्भगृह में प्रवेश करें। यही हमारी बाबा महाकाल से प्रार्थना है। दर्शन के बाद यहाँ नियमित श्रद्धालुओं ने मंदिर प्रांगण में भजन गाकर भोलेनाथ की आराधना की। आइए सामने। आज पुनः दूसरे दिन भी हमने गर्भगृह के अंदर जाकर बाबा को जल चढ़ाया। बहुत ही आनंद की अनुभूति हुई और बस बाबा महाकाल से यही प्रार्थना करते हैं कि नित्य प्रतिदिन वो हमें स्पर्श अगर हो जाते हैं तो उस आनंद की अनुभूति को हम व्यक्त नहीं कर सकते। उसके पश्चात हम लोग ऊपर आए और बहुत सारी महिलाओं ने ओंकारेश्वर प्रांगण में भजन किए। और अगर ऐसा ही नित्य प्रतिदिन अगर हम गर्भगृह में आते हैं तो हम सभी महिलाएं यह बाबा से प्रार्थना करते हैं कि हम नित्य प्रतिदिन आपको जल चढ़ाने आएंगे और भजन की प्रस्तुति करेंगे। यही बस बाबा से प्रार्थना करते हैं कि हे बाबा, पूरे देश में जो कोरोना रूपी महा काल फैला हुआ है उसको संकट से दूर रखना। हे बाबा, सभी की रक्षा करना।
जय श्री महाकाल। सेठी नगर में घर के 14 सदस्य सोते रह गए और चोरों ने घर के सामान पर हाथ साफ कर दिया। इस तरह चोरों ने पुलिस को खुली चुनौती देते हुए पिछले 24 घंटों में दूसरी वारदात को अंजाम दिया है। माधोनगर थाना क्षेत्र में सक्रिय चोरों की गैंग ने पुलिस को खुली चुनौती देते हुए 24 घंटों के अंतराल में तीसरी बड़ी चोरी को वारदात कर अंजाम दे डाला। बदमाशों ने सेठी नगर के पास स्थित साईनाथ कॉलोनी के मकान की बाउंड्री कूदकर खिड़की की ग्रिल तोड़ी, घर में प्रवेश किया। 4 गोदरेज के ताले तोड़कर लाखों के जेवर नकदी के साथ घर के बाहर खड़ी कार भी चोरी कर ले गए। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की है। सतीश पाटीदार पिता मिश्रीलाल पाटीदार निवासी साईनाथ कॉलोनी सेठी नगर अपने भाई धर्मेंद्र पाटीदार, योगेश पाटीदार सहित परिवार के 15 सदस्यों के साथ यहां रहते हैं। धर्मेंद्र पाटीदार ने बताया कि रात में परिवार के साथ रिश्तेदार के यहां शादी समारोह में गए थे। वहां से लौटने के बाद रात करीब 12 बजे सभी लोग अपने अपने कमरों में सोने चले गए। सुबह करीब 5:30 बजे मां सुमन पाटीदार रोजाना की तरह नींद से जागी। किचन में पहुंची तो खिड़की खुली दिखी जिसमें लगी जाली उखड़ी हुई थी। उन्होंने परिवार के सदस्यों को नींद से जगाया। कमरों में देखा तो एक कमरे में रखी 2 गोदरेज खुली हुई थी। कपड़े और सामान बिखरा हुआ था। चोरों ने कुल 4 गोदरेज के ताले तोड़कर उनमें रखे 80,000 रुपये नकद के अलावा 2 किलो चांदी के आभूषण, 2 सोने की चेन, 1 सोने की अंगूठी, 1 जोड़ बाली, 1 जोड़ झुमकी, सोने की अंगूठी आदि लाखों के आभूषण पर हाथ साफ किया है। धर्मेंद्र पाटीदार ने बताया कि बदमाश मकान की बाउंड्री कूदकर आए और किचन में लगी खिड़की की जाली तोड़कर घर में प्रवेश किया। बदमाशों ने एक कमरे में रखी 2 गोदरेज के ताले तोड़कर चोरी की। उसके बाद दूसरी मंजिल पर पहुंचे जहां एक कमरे में बच्चे सो रहे थे। वहां से दूसरे कमरे की गोदरेज खोली, फिर वहीं से छत पर पहुंच गए। यहां पड़ोसी प्रेम नारायण पाटीदार के मकान की छत पर लगे सीसीटीवी कैमरे के तार काटे और लोहे की सीढ़ियों से नीचे उतर कर भाग गए। जाते समय बदमाश घर के बाहर खड़ी अल्टो कार भी ले गए। धर्मेंद्र के अनुसार चोरों ने वारदात के दौरान सतीश भैया के कमरे को बाहर से बंद कर दिया था, वहीं दूसरे कमरे को भी बाहर से बंद किया। रात 12 बजे के बाद हुई वारदात के दौरान घर के किसी भी सदस्य की नींद नहीं खुली। धर्मेंद्र ने बताया कि उनकी चिमनगंज मंडी में मोटर पंप की दुकान है और परिवार खेती करता है। सूचना मिलने के बाद माधोनगर थाना एसआई महेंद्र मकाश्रे टीम के साथ मौके पर पहुंचे। मकाश्रे ने बताया कि एक दिन पहले हुई चोरी की वारदात और आज की वारदात का तरीका एक ही है। सीसीटीवी कैमरों की जांच कर रहे हैं। एक ही गैंग द्वारा वारदातें करना सामने आ रही हैं। एक दिन पहले हुई 2 चोरी की वारदात के बाद रात्रिकालीन गश्त बढ़ाने के साथ पॉइंट भी बढ़ाए जा रहे हैं। इसके बावजूद बदमाशों ने वारदात को अंजाम दे दिया। आज सुबह सेठी नगर के पास की कॉलोनी से एक सूचना प्राप्त हुई थी जो घर में कुछ अज्ञात बदमाश घुस गए हैं और वहां से कुछ सामान चुरा कर ले गए हैं, जिसकी तस्दीक की गई और घटनास्थल पर पहुंचकर फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट और फोटोग्राफर को तलब किया गया। घटना में प्रथम दृष्टया सामने आया है कि अज्ञात आरोपी गणों के द्वारा उनकी बाहर खड़ी कार भी चुरा कर ले गए हैं, जिसमें 4 टीम गठित की गई है और विभिन्न आयामों पर सीसीटीवी फुटेज और अन्य मुखबिर के आधार पर तलाश की जा रही है। जल्द ही आरोपी गणों को गिरफ्तार किया जाए। महाकाल मानव सेवा एवं जानकी संगठन के नेतृत्व में संपूर्ण हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर आगामी 20 फरवरी 2022 से महाकाल मंदिर से हिंदू राष्ट्र ध्वज यात्रा निकाली जाएगी, जो कन्याकुमारी तक पहुंचेगी। महाकाल मानव सेवा की राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरुमा कंचन गिरी एवं जानकी सेना संगठन के अध्यक्ष श्री 108 महामंडलेश्वर पुरुषोत्तम दास जी महाराज और दिगंबर अखाड़े के महंत विष्णु दास जी महाराज ने आज उज्जैन प्रेस क्लब पर पत्रकार वार्ता लेकर आगामी 20 फरवरी को महाकाल मंदिर से निकाली जाने वाली हिंदू राष्ट्र ध्वज यात्रा की जानकारी देते हुए बताया कि 20 फरवरी 2022 को दोपहर 2 बजे धार्मिक नगरी उज्जैनी से संपूर्ण हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर हिंदू राष्ट्र ध्वज यात्रा निकाली जाएगी, जो महाकाल से शुरू होकर देश के विभिन्न शहरों एवं प्रदेशों से होती हुई कन्याकुमारी तक पहुंचेगी। इस यात्रा में हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं तमाम अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय संगठनों के संत महात्माओं के साथ ही आम नागरिक भी शामिल होंगे। दिगंबर अखाड़े के महंत विष्णुदास जी महाराज ने बताया कि देश में जब तक सनातन परंपराओं का निर्वहन नहीं होगा तब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराना है। जब तक सनातन परंपराओं का निर्वाह पूरे देश में नहीं होगा तब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है। सभी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के जितने भी हिंदू संगठन हैं, अखाड़ा परिषद है, संत सुरक्षा मिशन है और जानकी संगठन है, सभी मिलकर, सभी अयोध्या के संत महात्मा मिलकर एक ही आवाज़ के साथ
हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए ये भगवा यात्रा में सभी सम्मिलित होंगे और 20 फरवरी को ये दिन निश्चित किया गया है। 20 फरवरी के दिन महाकाल बाबा के प्रांगण से भगवा यात्रा प्रारंभ होगी जो कन्याकुमारी तक जाएगी। इस यात्रा में अखाड़ा परिषद, संत सुरक्षा मिशन, महाकाल मानव सेवा संगठन, जानकी सेवा संगठन सहित देश के अन्य संगठन भी इस यात्रा में शामिल होंगे। यात्रा को लेकर महामंडलेश्वर पुरुषोत्तम दास जी महाराज ने बताया कि इस यात्रा को लेकर पूरे देश से आवाज उठेगी और इस यात्रा में सारे संगठन हमारे साथ हैं। एक मजबूत हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर महाकाल उज्जैन नगरी से ध्वज यात्रा को प्रारंभ किया जाएगा। क्योंकि पूरे देश से जब आवाज़ उठेगी तो इसका कोई वर्णन नहीं हो सकता कि कितने लोग एकत्रित होंगे। इसमें अरबों की संख्या में लोग रहेंगे। इसमें संत के आम लोग भी शामिल हो सकते हैं? नहीं, संत भी, आम लोग भी, जो भी हिंदू राष्ट्र के लिए शुभचिंतक हैं इस देश के लिए, वो सभी लोग इसमें उपस्थित रहेंगे और सभी लोग इसमें सहयोग करेंगे। गुरु मां कंचन गिरी के अनुसार इस ध्वज यात्रा का मकसद भारत को एक मजबूत हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग को लेकर उज्जैन में महाकाल से कन्याकुमारी तक यह ध्वज यात्रा निरंतर चलती ही रहेगी। जब तक भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया जाएगा तब तक वह निरंतर यह यात्रा जगह जगह पर चलती रहेगी। 20 फरवरी को हमने निश्चित किया है, अगर कोरोना बिल्कुल नहीं रहेगा तो हम 20 फरवरी को निश्चित ही इस यात्रा को निकालेंगे। और हमारे साथ महामंडलेश्वर पुरुषोत्तम दास जी महाराज हैं, शिवपुरी से आए हुए, से सभी हम लोग मिलके इस कार्यक्रम को करेंगे और सारे संगठन हमारे साथ होगी। नागजिरी स्थित उद्योगपुरी में बेकरी पर नगर निगम की चली जेसीबी। पुलिस की मौजूदगी में कार्यवाही करते हुए फैक्ट्री संचालक को नोटिस जारी किया गया था, लेकिन उसके पास नक्शा नहीं होने के कारण फैक्ट्री को जमींदोज किया गया। नागजिरी स्थित उद्योगपुरी में नगर निगम की टीम ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में आज एक टोस्ट फैक्ट्री को जमींदोज कर दिया। दरअसल नगर निगम के अधिकारी आज कार्यवाही करने के लिए पहुंचे थे, जहां अधिकारियों का कहना था कि फैक्ट्री संचालक द्वारा अवैध रूप से फैक्ट्री को बनाया गया है और उसका कोई नक्शा भी नहीं है। इसी कारण नगर निगम ने पूर्व में भी फैक्ट्री संचालक को नोटिस दिया था। नागजिरी क्षेत्र में जैसे ही निगम कर्मचारी कार्यवाही करने पहुंचे तो व्यापारी और व्यापारी एसोसिएशन के लोगों ने नगर निगम की टीम को घेर लिया और कुछ समय तक उनमें गहमागहमी चलती रही। इधर व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बताया कि कुछ समय पूर्व फैक्ट्री पर खाद्य विभाग की टीम द्वारा भी कार्यवाही की गई थी, जहां कुछ खामियां पाई गई थीं, जिसमें विभाग को जुर्माना लगाना चाहिए था, लेकिन प्रशासन ने मनमाने तरीके से फैक्ट्री पर जेसीबी चलवा दी। व्यापारी ने बड़ी मुश्किल से लोन लेकर उक्त फैक्ट्री को बनवाया था। निगम की इस अवैध कार्यवाही में करीब 60 लाख रुपयों का नुकसान व्यापारी का हुआ है। वहीं दूसरी ओर निगम के जोन प्रभारी के अनुसार फैक्ट्री संचालक को नोटिस देने के बाद भी हमें कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाए, इसलिए आज यह कार्यवाही की गई। ये सनराइज बेकरी देवास रोड पे है, नागजिरी में 60 नागजिरी रजिस्टर है। ये संदीप सुरेश शर्मा और गुलरेज कांति है, इनकी है। और इसमें हमने 3/12 को उनको नोटिस दिया था कि आप आपके जो है दस्तावेज जो भी निर्माण के जो भी है जमीन के और अनुमति के प्रस्तुत नहीं किया गया। उसके बाद हमने 6 तारीख को 6/12 को हमने एक नोटिस दिया था, स्तर दिया था कि आप आपका सामान निकाल लें, जो आपका घर आपको निकाल लें, वरना हम तो। आज की खबरों में यही तक, अगली खबरों में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।